नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार 4 भारतीयों को मिला है। रॉयटर्स के फोटो जर्नलिस्ट अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और मरहूम दानिश सिद्दीकी। आज दी लल्लन टॉप शो इन सभी की कहानी आपको बताएगा और इनके उस काम की बात भी होगी जिसके चलते इनका पूरी दुनिया में नाम हुआ। लेकिन पहले गौर कीजिए कुछ सुर्खियों पर। पहली सुर्खी पंजाब से है। पहले खालिस्तान जिंदाबाद के नारे और अब मोहाली में हुए धमाके की घटना से पूरे सूबे की सुरक्षा व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है। मोहाली के सोहाने इलाके में 9 मई को देर शाम करीब 7:45 पर पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में धमाका हो गया। यह धमाका हेडक्वार्टर की तीसरी मंजिल पर हुआ। इस धमाके में किसी के हताहत होने की खबर अब तक नहीं मिली है। धमाकों के बाद जो तस्वीरें आई उनमें घटनास्थल पर खिड़कियों के टूटे हुए शीशों को देखा जा सकता है। शुरुआती जांच के मुताबिक हमला करने वाले 2 आरोपी एक कार में सवार होकर आए थे और ऐसा माना जा रहा है कि घटनास्थल से करीब 80 मीटर की दूरी से इस धमाके को अंजाम दिया गया। ऐसा माना जा रहा है प्रारंभिक जांच के बाद कि हमले में रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया है। ये एक प्रकार से कंधे पर रखकर दागा जाने वाला हथियार होता है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर युद्ध क्षेत्र में किया जाता है। सिविलियंस के लिए इस्तेमाल बैंड है इसका। हमले में आतंकी एंगल के अंदेशे के चलते एनआईए की टीम आज सुबह लगभग 11 बजे पंजाब इंटेलिजेंस के दफ्तर पहुंच गई। इसके अलावा घटना के बाद आज दोपहर में पंजाब पुलिस के डीजीपी वीके भावरा मीडिया के सामने आए। भावरा ने धमाके में टीएनटी यानी ट्राई नाइट्रोटोल्यून के इस्तेमाल की जानकारी तो दी, लेकिन घटना में खालिस्तानी एंगल पर कोई जवाब नहीं दिया। एक प्रोजेक्टाइल ने हिट किया है और उसमें जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है वो टीएनटी लग रहा है। बाकी इसमें जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है शाम के टाइम, उस टाइम कमरे में कोई नहीं था और इम्पैक्ट दीवार पे आया, इसलिए नुकसान कोई नहीं हुआ है। और लेकिन ये चैलेंज है और हम इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरे कोशिश कर रहे हैं और जल्दी सॉल्व करेंगे। थैंक यू। डीजीपी भावरा ने भले ही खालिस्तानी एंगल पर चुप्पी साध ली हो, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ले ली है। संगठन के चीफ गुरपंत सिंह पन्नू ने मोहाली के साथ हिमाचल पर हमले की धमकी दी है। सूबे के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर जांच की बात कही। इसके बाद भगवंत मान ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक भी की। इस बैठक में मान के साथ पंजाब के डीजीपी और इंटेलिजेंस के अधिकारी भी मौजूद रहे। कि जिन्हें भी पंजाब का माहौल को खराब करने की कोशिश की थी वो बख्शिया नहीं जाऊगा, सख्त तो सख्त सजा मिलूगी। उन्होंने कई पीढ़ियां याद रखणगियां कि असीं पंजाब जिहड़ा हसदा वसदा पंजाब है उन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी। वहीं पंजाब में विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस ब्लास्ट को आम आदमी पार्टी सरकार की असफलता बता रही है। उनकी बात भी सुनिए। मोहाली में जो पुलिस दफ्तर पे आतंकी हमला हुआ है, आरपीजी जिसपे फायर की गई है, बहुत ही चिंताजनक मुद्दा है। जब से आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, ये कत्ल के केसेस में वृद्धि, पटियाला में दंगे, तरन तारण में आरडीएक्स का मिलना और अब पुलिस के ही दफ्तर पे हमला हो जाना, ये बात दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल की जो पंजाब में सरकार है, पंजाब की सुरक्षा अमन चैन के लिए हानिकारक है। आज दोपहर में मोहाली इंटेलिजेंस ऑफिस में दूसरे ब्लास्ट की खबर भी सामने आई थी, जिसे तुरंत ही पंजाब पुलिस के द्वारा नकार दिया गया। मोहाली के एसएसपी विवेकशील सोनी ने इस तरह की खबरों को झूठी और बेबुनियाद बता दिया। दूसरी सुर्खी बिहार से है। बिहार में बीपीएससी परीक्षा का पर्चा लीक हो गया। इस मामले में आज पहली गिरफ्तारी हुई। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई करते हुए आज बीडीओ जयवर्धन गुप्ता को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी इस मामले में भी काफ़ी अहम है क्योंकि सबसे ज़्यादा धांधली की खबरें भोजपुर के जिस वीर कुंवर सिंह कॉलेज से आई थी, वहाँ पर जयवर्धन गुप्ता एग्जाम सेंटर मजिस्ट्रेट थे। इसके अलावा ईओयू ने कॉलेज के वर्तमान प्रिंसिपल डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद सिंह के साथ 2 लेक्चरर्स सुशील कुमार सिंह और अगम कुमार सहाय को भी गिरफ्तार किया। इस तरह से कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है। चारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 120B समेत दूसरी धाराओं में दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी की प्रक्रिया एक लंबी पूछताछ के बाद हुई है और ऐसा बताया जा रहा है कि गिरफ्तार हुए आरोपियों के बयानों के आधार पर आगे और भी गिरफ्तारियां संभव हैं। मामले की बात करें तो 8 मई को बिहार के 38 जिलों में 1083 परीक्षा केंद्रों पर बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। परीक्षा शुरू होने के कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया पर बीपीएससी का बताकर एक प्रश्न पत्र वायरल हुआ। बाद में जांच हुई तो पता चला कि जो प्रश्न पत्र वायरल हुआ है वो वाकई बीपीएससी परीक्षा में सी सेट का पेपर था। इसके बाद राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा को रद्द कर देना पड़ा।
अगली सुर्खी के बारे में हम कुछ बताएं उससे पहले आपको ये वीडियो देखना चाहिए। हाथ में भगवा झंडे और मुख पर हनुमान चालीसा का पाठ, ये सब कुछ हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में। आज हुआ दोपहर दिल्ली में कुतुब मीनार के पास अलग अलग हिंदू संगठनों के सदस्य इकट्ठा हुए और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए जय श्री राम जय हनुमान जैसे धार्मिक नारे लगाने लगे। इन लोगों की मांग थी कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ किया जाए। इन हिंदू संगठनों का कहना था कि अभी आप जो कुतुब मीनार देखते हैं उसे 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इस प्रदर्शन का आह्वान बीजेपी नेता जय भगवान गोयल ने किया था। जय भगवान ने ट्वीट करके बताया कि प्रदर्शन के चलते पुलिस ने उन्हें सुबह से ही हाउस अरेस्ट कर लिया था, नजरबंद घर में। वैसे ये पहली बार नहीं है जब कुतुब मीनार को लेकर ऐसे दावे किए जा रहे हों। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल भी कुतुब मीनार को विष्णु मंदिर का गरुड़ स्तंभ बता चुके हैं। विनोद बंसल ने भी कुतुब मीनार परिसर में 27 जैन और हिंदू मंदिर तोड़ने की बात कही थी। अगली सुर्खी जुड़ी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से जेल में बंद सपा नेता आजम खान को आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। जमानत का यह फैसला जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने सुनाया। हाईकोर्ट ने जिस मामले में जमानत याचिका मंजूर की है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा करने को लेकर था। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीन अपनी यूनिवर्सिटी के लिए ट्रांसफर करवाई। इस मामले को लेकर अगस्त 2019 में लखनऊ में पत्रकार अल्लामा जमीर नकवी ने मुकदमा दर्ज करवाया था। बाद में इस केस को रामपुर के अजीम नगर थाने में ट्रांसफर कर दिया गया था। भले ही आजम खान को जमानत मिल गई हो, लेकिन अभी भी उन्हें जेल में रहना होगा। इसकी वजह यह है कि आजम खान पर हालिया दर्ज हुआ एक और मुकदमा है जिसमें जमानत नहीं हुई है। इसी मई की शुरुआत में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि आजम खान ने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर मान्यता प्राप्त कर ली। मामले में रामपुर पुलिस ने आजम खान को दोषी पाया है और इसकी सुनवाई 19 मई को रामपुर कोर्ट में होने जा रही है। आजम खान पर अब तक 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें से ज्यादातर मामले में उन्हें जमानत भी मिली है। फरवरी 2020 से जेल में बंद आजम खान की जमानत यूपी की राजनीति में फिलहाल एक बड़ा मुद्दा है। आजम खान के करीबी सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव चाहते नहीं कि आजम खान जेल से बाहर आए। इस बीच कई बार आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के सपा छोड़ने की खबरें भी आती रही हैं। आखिरी सुर्खी राष्ट्रपति भवन से है। आज राष्ट्रपति भवन में गैलेंट्री अवार्ड सेरेमनी 2022 का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KJS ढिल्लों को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया। इसके अलावा 6 सैनिकों कैप्टन आशुतोष कुमार, नायब सूबेदार श्रीजीत M, हवलदार अनिल तोमर, पिंकू कुमार, काशी राय बमन्नाली और सिपाही जसवंत रेड्डी को उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से अलंकृत किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर भी मौजूद थे। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। 10 मई की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। भोर से पहले जब हम गहरी नींद में सो रहे थे, 4 भारतीयों को उनके बेजोड़ काम के लिए पत्रकारिता के सबसे बड़े पुरस्कार पुलित्जर से नवाजा गया। दानिश सिद्दीकी को यह पुरस्कार दूसरी बार मिला तो अदनान आबिदी को तीसरी बार। इनकी जिंदगी और काम के बारे में आपको बताएं उससे पहले आपको थोड़ी जानकारी पुलित्जर प्राइज की भी होनी चाहिए। पुलित्जर प्राइज की यात्रा शुरू होती है जोसेफ पुलित्जर नाम के शख्स की यात्रा के साथ। हंगेरियन मूल का एक व्यक्ति जो आगे चलकर अमेरिका में पत्रकार बना। 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका के सबसे नामी पत्रकारों में से एक बने। जोसेफ की परवरिश बुडापेस्ट में हुई थी। 1861 में अमेरिका में यूनियन और कन्फेडरेट स्टेट्स के बीच एक गृह युद्ध हुआ। आप इसे अमेरिका के उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों के बीच की लड़ाई की तरह भी देख सकते हैं। दोनों के बीच कई सारे मुद्दे थे, जिनमें से सबसे प्रमुख थी दास प्रथा। उत्तर के राज्यों ने अफ्रो अमेरिकन मूल के लोगों को गुलाम बनाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन दक्षिण के राज्यों को लगता था कि अगर चमड़ी का रंग काला हो तो इंसान को जानवर बनाकर काम करवाया जा सकता है। 1964 में इस गृहयुद्ध में शामिल होने के लिए जोसेफ अमेरिका आए। वो उत्तर के राज्यों माने यूनियन की सेना यानी यूनियन आर्मी में शामिल हुए। अब्राहम लिंकन इसी यूनियन के राष्ट्रपति होते थे। 1965 में लड़ाई खत्म हुई तो जोसेफ मिजूरी जाकर सोल्जर से रिपोर्टर हो गए।
वक्त के साथ जोसेफ ने एक पांव राजनीति में रखा और दूसरा अखबारों के प्रकाशन में। जोसेफ ने अपने अखबारों में कई सारे प्रयोग किए। इनमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबे संपादकीय और खोजी पत्रकारिता भी होती थी, तो ढेर सारी सनसनी और स्टंट्स भी। जोसेफ के ही अखबारों के मार्फत कॉमिक्स, खेल और फैशन अखबारों का स्थायी हिस्सा बनते हैं। जोसेफ के अखबार न्यूयॉर्क वर्ल्ड और विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट के न्यूयॉर्क मॉर्निंग जर्नल के बीच 1898 के स्पेन अमेरिका युद्ध को लेकर ऐसी होड़ मची कि सारे नियम धरे रह गए। पत्रकारिता के नाम पर ऐसी सनसनी बेची गई कि एक नया ताना ही बन गया, येलो जर्नलिज्म, जिसे हिंदी में पीत पत्रकारिता कहा गया। इसका मतलब होता है स्तरहीन पत्रकारिता। कुछ बदलाव अच्छे थे और कुछ की बहुत आलोचना हुई, लेकिन इतना तय था कि जोसेफ ने अपने काम से पत्रकारिता को एक नई दिशा तो दे ही दी थी। जाते आते जोसेफ ने 2 बड़े काम किए। उन्होंने मांग की कि अखबारों में काम करने से पहले पत्रकारों की भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए और उनके लिए कॉलेज में कोर्सेज होने चाहिए। अपने मरने के 7 साल पहले 1904 में जोसेफ ने अपनी वसीयत तैयार की। इसके मुताबिक न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी को $20 लाख उस जमाने के देकर वहां एक जर्नलिज्म स्कूल खुलवाया और पुलित्जर पुरस्कारों की स्थापना की गई। शुरुआत में पुलित्जर ने ये 4 कैटेगरीज निर्धारित की थी जिनमें पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता था। तब की बात कर रहे हैं, पत्रकारिता, पत्र, ड्रामा, शिक्षा और यात्रा। जोसेफ ने इन पत्रकारों के बोर्ड के सलाहकारों को ये छूट दी थी कि वो समय समय पर इन पुरस्कारों में बदलाव कर दें, नई श्रेणियां बना लें, जिससे ये पुरस्कार भविष्य में भी सामयिक बने रहें। पहला पुलित्जर 4 जून 1917 को दिया गया। जो स्थान खेल की दुनिया में ओलंपिक मेडल का है, गणित की दुनिया में फील्ड मेडल का है और विज्ञान की दुनिया में नोबेल का है, वही पत्रकारिता की दुनिया में पुलित्जर का है। पुलित्जर प्राइज से नवाजे गए पत्रकारों ने दुनिया भर में बड़े बड़े खुलासे किए हैं, चाहे वो युद्ध क्षेत्र से जुड़े हों, सरकारों या कॉरपोरेट भ्रष्टाचार से जुड़े हों, या फिर धर्म की आड़ में होने वाले गोरख धंधों से जुड़े हों। उनके काम ने सरकारों के फैसलों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करवाई है और जवाबदेही भी तय की है। 1937 वो साल था जब पहली बार किसी भारतीय को पुलित्जर मिला। उनका नाम था गोविंद बिहारी लाल। लाल और उनके 4 साथियों को साइंस कवरेज के लिए पहला पुलित्जर मिला। तब से लेकर अब तक कई भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों को, पत्रकारों को ये पुलित्जर मिला है। झुम्पा लाहिड़ी इनमें से हैं, सिद्धार्थ मुखर्जी, गीता आनंद, संघमित्रा कलिता, दार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। अब आते हैं आज के विजेताओं पे। अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दिवंगत दानिश सिद्दीकी। रॉयटर्स के इन 4 फोटो जर्नलिस्ट को फीचर फोटोग्राफी के लिए 2022 का पुलित्जर प्राइज मिला है। पुलित्जर पुरस्कारों की वेबसाइट के मुताबिक इन 4 फोटो पत्रकारों ने भारत में कोरोना महामारी के दौरान ऐसी तस्वीरें खींची जिनमें अंतरंगता और तबाही के रंगों का संतुलन था। इन तस्वीरों ने महामारी की वस्तुस्थिति को दर्शकों के सामने लाकर रख दिया। आइए एक एक करके इन पत्रकारों की बात करें। पहला नाम है अदनान आबिदी का। अदनान आबिदी को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया है। जब वो 11 साल के थे तब एक वैन में चलने वाली मोबाइल लाइब्रेरी में उन्हें भारत के नामी फोटोग्राफर एस पॉल की एक पिक्चर पोस्टकार्ड बुक मिली थी। इसके बाद से उनका रुझान तस्वीरों की तरफ हुआ। 1997 में उन्होंने डार्क रूम में असिस्टेंट के तौर पर काम शुरू किया था। डार्क रूम उस कमरे को कहा जाता था जहां नेगेटिव से तस्वीरें डेवलप की जाती थी जब फिल्म का काम चलता था। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में आबिदी ने बताया था कि उन्होंने अपने पिता के पीएफ से पहला कैमरा खरीदा था। अदनान ने कभी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, फील्ड पर बड़ों से डांट खाते हुए काम सीखा है, उनकी प्रोफाइल के मुताबिक, जो कि रॉयटर्स पे है। एक वक्त पीटीआई के लिए काम किया उन्होंने। फिलहाल रॉयटर्स में सीनियर फोटोग्राफर हैं। अदनान ने IC-814 हाईजैक, 2004 की सुनामी, नेपाल भूकंप, ओडिशा में फालिन तूफान, मालदीव में तख्ता पलट और ढाका में हुए आतंकी हमले को भी कवर किया है। 2018 में उन्हें रोहिंग्या शरणार्थियों पर उनके काम के लिए पुलित्जर मिला और 2020 में हांगकांग में चीन के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों की कवरेज के लिए। अदनान और उनके साथी दानिश पहले भारतीय हैं जिन्हें फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर मिला है। दूसरा नाम है सना इरशाद मट्टू का। सना ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से कन्वर्जेंट जर्नलिज्म में मास्टर्स की पढ़ाई की है। 2021 में उन्हें मैग्नम फाउंडेशन से फोटोग्राफी और सोशल जस्टिस में एक फेलोशिप भी मिल गई है। फिलहाल वहीं फेलो हैं। बीते 6 सालों में मट्टू की तस्वीरें अल जजीरा और टाइम जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से छपी हैं। ज़्यादातर तस्वीरों का विषय है कश्मीर। सना कश्मीर से पहली महिला हैं जिन्हें पुलित्जर मिला। सना अपने काम को फोटो जर्नलिज्म के साथ साथ डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी भी कहती हैं और उनके काम को दुनिया भर की प्रदर्शनियों में समय समय पर जगह मिली है। फिलहाल वो रॉयटर्स में मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट हैं। तीसरा नाम है अमित दवे का।
अमित को फोटो जर्नलिज्म में 3 दशक का अनुभव है और वो गुजरात की स्थानीय मैगजीन्स और अखबारों में काम करने के बाद पहले इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े और फिर 2002 में रॉयटर्स के लिए काम करने लगे। अमित ने कच्छ के भूकंप, 2002 के गुजरात दंगे और 2004 में आई सुनामी की त्रासदी को कवर किया है। फिलहाल अहमदाबाद में रहते हैं। रॉयटर्स में मौजूद अमित की प्रोफाइल के मुताबिक उनके पिता भी एक फोटोग्राफर हैं और उन्हें कैमरे इकट्ठा करने का शौक है, कलेक्टर हैं। जब अमित छोटे थे तब पिता शौकिया फोटोग्राफी करते थे, जो कि बाद में उनका पेशा भी बना, लेकिन वो अपने कैमरे को किसी को छूने नहीं देते थे। ऐसे में जब पापा बाहर होते थे तब अमित उनके कैमरे पर हाथ आजमाया करते थे। अमित ने हर तरह के असाइनमेंट्स कवर किए हैं, लेकिन उन्हें खेल प्रतियोगिताओं को कवर करना बहुत पसंद है। 2003 में उन्होंने एक तस्वीर खींची थी गुजरात के नटवरगढ़ में। वहां ग्रामीण एक कुएं को घेर कर खड़े हुए थे। भीड़ कुएं से एक बाल्टी पानी निकाल लेने के लिए होड़ कर रही थी। ये तस्वीर इतनी मशहूर हुई थी, जिससे जाकर रॉयटर्स पे देखा जा सकता है कि सरकार को उस गांव में पानी की सतत सप्लाई स्थापित करवानी ही पड़ी थी। आखिरी नाम दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी भारत में रॉयटर्स की चीफ फोटोग्राफर थे। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से दानिश ने पहले अर्थशास्त्र में डिग्री ली और फिर मास कम्युनिकेशन में। दिल एलन टॉप ने दानिश को करीब से जानने वालों से बात की है। उन्होंने हमें बताया कि दानिश पत्रकारिता की क्लास में बैक बेंचर हुआ करते थे। जब उनसे पूछा जाता था कि वो क्या करने वाले हैं करियर में, तो वो जवाब नहीं दे पाते थे। कहते थे कि टाइम आएगा तब देखा जाएगा। 2 पुलित्जर जीतने वाले दानिश को आज पूरी दुनिया उनकी तस्वीरों के लिए जानती है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दानिश ने कभी फोटोग्राफी की विधिवत ट्रेनिंग नहीं ली। कॉलेज से पास आउट हुए तो अलग अलग समाचार संस्थानों के लिए रिपोर्टिंग की, जैसे इंडिया टुडे, जिसे तब हेडलाइंस टुडे के नाम से जाना जाता था, न्यूज़ एक्स और हिंदुस्तान टाइम्स। दानिश बतौर रिपोर्टर काम करते रहे। फिर उन्होंने एक फ़ोन लिया जिसमें 1 मेगापिक्सल का कैमरा था। दानिश इससे शौकिया तस्वीरें लेने लगे, लोगों की तस्वीरें, जगहों की तस्वीरें, घटनाओं की तस्वीरें। उनकी तस्वीरों को देखकर उनके साथियों और सीनियर्स ने कहा कि दानिश, आपको फोटो जर्नलिज्म को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि आपके पास तस्वीर खींचने का और उसके ज़रिए कहानी कहने का शऊर है। एक बार दानिश एक असाइनमेंट के लिए अमरोहा गए थे। यहाँ उन्हें एक विदेशी पत्रकार मिले। दानिश ने पत्रकारिता वाला भाईचारा निभाते हुए पत्रकार की मदद की, हिंदी विंदी में। काम खत्म होने के बाद दानिश वापस आने के लिए बस स्टॉप पर खड़े थे। तब विदेशी पत्रकार ने उनसे कहा हेल्प के बदले में कि दानिश चाहें तो दिल्ली तक उनकी गाड़ी में चल सकते हैं। अमरोहा से दिल्ली तक के रास्ते में दानिश और विदेशी पत्रकार के बीच पत्रकारिता में एथिक्स और दूसरे विषयों को लेकर बातचीत हुई। और जब दिल्ली आया तब तक पत्रकार इतने प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने दानिश को अपने संस्थान में काम करने का मौका दिया, ऑफर दिया। इस संस्थान का नाम था थॉमसन रॉयटर्स, जिसे हम रॉयटर्स के नाम से जानते हैं। दानिश ने पहले अस्थायी तौर पर काम किया। काम अच्छा लगा तो उन्हें रॉयटर्स में नौकरी मिली। दानिश ने रॉयटर्स के लिए पहले भारत में और फिर पूरी दुनिया में असाइनमेंट्स किए हैं। 2012 में अफगानिस्तान गए, जहां अमेरिकी सेना और तालिबान के बीच भीषण संघर्ष चल रहा था। दानिश अमेरिकी फौज के साथ एम्बेड होकर ऑपरेशन कवर कर रहे थे। एक दिन जब दानिश टुकड़ी के साथ ही थे, तालिबान और अमेरिकी फौज के बीच आमने सामने गोलीबारी शुरू हो गई। दानिश तस्वीरें लेने लगे। उन्होंने देखा कि पास के घर में एक बच्ची गेंद से खेल रही, बॉल से। बाहर गोलियों का शोर था, लेकिन बच्ची का ध्यान उसकी गेंद पर ही रहा। लुढ़कते हुए गेंद घर से बाहर आ गई। अबोध बच्ची गेंद के पीछे पीछे घर से बाहर आ गई और बाहर आते ही अमेरिकी फौज और तालिबान के बीच चल रही क्रॉस फायरिंग में उसकी जान चली गई। दानिश ने यह सब होते हुए देखा। बाद में उन्होंने बच्ची की गेंद को उठाकर अपनी जेब में रखा और उसके बाद वो गेंद दानिश के साथ ही रही। ऐसी ही कई सारी घटनाओं ने दानिश के अंदर उस फोटो जर्नलिस्ट को गढ़ा, जिसे 2 बार पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला। 2018 में दानिश और अदनान आबिदी ने म्यांमार में रोहिंग्या शरणार्थियों के पलायन की पीड़ा को कवर किया। रोहिंग्या म्यांमार में अकल्पनीय शोषण और हिंसा से बचकर भाग रहे थे, लेकिन दुनिया के किसी कोने में उनके लिए जगह नहीं थी। दानिश और अदनान और उनकी टीम की तस्वीरों ने रोहिंग्या शरणार्थियों की त्रासदी को डॉक्यूमेंट ही नहीं किया, पूरी दुनिया को आईना भी दिखाया जो इस तबाही से मुंह मोड़कर बैठी थी। तब दानिश और अदनान को पहला पुलित्जर मिला था। जब कोरोना काल आया तो दानिश भारत में ही थे। उनकी तस्वीरों ने महामारी को लेकर वो सब कुछ कह दिया जो न पूछा जा रहा था और न बताया जा रहा था, बस भोगा जा रहा था। इन्हीं तस्वीरों के लिए दानिश को दूसरी बार पुलित्जर मिला है। अब कोरोना त्रासदी को करीब से देखने के बाद दानिश ने दम नहीं लिया। अफगानिस्तान में तालिबान जब काबुल के पास पहुंच गया तो लड़ाई कवर करने वहां गए। 11 जुलाई 2021 को वो कंधार पहुंचे। यहां अफगान स्पेशल फोर्सेस के साथ एम्बेड होकर युद्ध कवर करने लगे। 16 जुलाई को दानिश अफगान कमांडो सहित स्पिन बोलदाग के पास घेर लिए गए तालिबान लड़ाकों द्वारा, जिसके बाद तालिबान के आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी।
दानिश आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका वो काम है जिसने अपने वक्त के सच को हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर लिया है, जिससे मुंह मोड़ा जा सकता है लेकिन झुटलाया नहीं जा सकता। ये था आज का दी लर्न टॉप शो। अब आपको बताते हैं कू की राय। आज हमने कू पर दर्शकों से पूछा था कि क्या मंदिर मस्जिद विवाद से देश की छवि खराब होती है। 55% लोगों ने कहा हाँ और 45% लोगों ने कहा ना। आप भी कू पर हमारे पोस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कू पर दी लर्न टॉप को फॉलो कर सकते हैं। हम कू पर अलग अलग मुद्दों पर राय मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, चाहे तो #LTShowOnCoo के साथ कू करके भी बता सकते हैं, उसे भी आप दी लर्न टॉप शो में शामिल होता देखेंगे। चलते चलते अब वक्त है उस महान शख्सियत को श्रद्धांजलि देने का जिनके संतूर वादन कला का पूरी दुनिया ने लोहा माना है। आज 84 साल की उम्र में पंडित शिव कुमार शर्मा का मुंबई में कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया। दर्शकों को हम छोड़ जा रहे हैं उनके काम के साथ। सुनिए और गुनिए।